माय मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला, आपकी पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएमपीबी आवाज़ का खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर। मैं हूं आपके साथ तृप्ति शर्मा। आज हम बात करेंगे 12th क्लास में के बच्चों के केमिस्ट्री और फिज़िक्स सब्जेक्ट की। जी हाँ, बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट की बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक उनसे हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेपर जो है वो ढंग से नहीं कर पाते। तो आइए जानते हैं अपने खास कार्यक्रम टॉप मेंटोर में हमारे टॉप मेंटोर डॉक्टर सीवी मिश्रा जी से कि वो इस पेपर की तैयारी में क्या क्या करें और क्या क्या उनके लिए ज़रूरी होने वाला है। चलिए स्वागत करते हैं उनका। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सर, शुरुआत करते हैं दोनों सब्जेक्ट की ही। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, जो बच्चे जो केमिस्ट्री फिज़िक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है, बच्चे उसमें से क्या गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पेपर जो है वो ढंग से नहीं कर पाते। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पेपर है 12th क्लास का, वो बच्चों का एक्चुअली दो तरीके से चल रहा होता है। अक्सर बच्चे इसमें कोचिंग सेंटर्स में ट्यूशन्स कहीं ना कहीं ले रहे होते हैं कोचिंग में, और ये इस कोचिंग के अंदर वो दो तरह की कोचिंग लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। जी। एक सीबीएसई को पास करने का, और दूसरा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को या एंट्रेंस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। जैसे मैं कहूँ कि ये फिजिक्स और केमिस्ट्री एक विषय ऐसा हो जाता है जिसमें उसको जेई और नेट का एग्जामिनेशन भी करना होता है या एनडीए की तैयारी करनी होती है। तो बच्चे को जो शॉर्टकट मेथड है, वो कई टीचर्स जो हैं ट्यूशन्स वाले, वो शॉर्टकट मेथड बता देते हैं, और वो शॉर्टकट मेथड बच्चों के लिए खतरनाक स्थिति बन जाता है जब वो सीबीएसई की परीक्षाएं दे रहे होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि बच्चा अपने टीचर को, स्कूल के टीचर को अपना गुरु मानते हुए सीबीएसई बोर्ड के लिए खास उस पर ध्यान रखे, और उन सभी स्टेप्स को ज़रूर नोट डाउन करे। वो कोचिंग वाले की मदद ले रहा है, वो अलग विषय है, लेकिन वो सबसे पहले अपने टीचर्स की बात ज़रूर सुने, और वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो टीचर उसको जितने भी स्टेप्स बता रहा है, जितनी भी लाइनें लिखने की गाइडलाइंस दे रहा है, उसको लेके चले। और इसके लिए बच्चों को मैं ये भी कहूँगा कि वो सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स के साथ साथ अच्छे आंसर शीट्स दी हुई हैं, अपलोड की हुई हैं सीबीएसई की वेबसाइट में। जी। तो उन बच्चों ने मार्क्स कैसे स्कोर किए, एक मार्क्स के ऊपर कितना लिखना है या कितना कैसे सॉल्व करना है, कौन से स्टेप्स पे करना है, वो सारी बातों को ध्यान रखें। बच्चा अक्सर क्या करता है, शॉर्टकट में अपने कुछ स्टेप मिस कर जाता है और उस स्टेप के नंबर वो लूज़ कर जाता है। आंसर तो ले आता है, आंसर सही होता है उसका, लेकिन वो बीच में कोई ना कोई स्टेप मिस करने की वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सारे स्टेप्स लिखने हैं, सारे काम उसको नोट डाउन करके उसी हिसाब से सॉल्व करें। जी। सर, 12th क्लास के जो बच्चे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री जिनके पास है इस टाइम पर, उनको क्या दिक्कत आती है और क्यों दिक्कत आती है, सीवी मिश्रा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो गैप है 10th और 11th क्लास में, वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बेसिक साइंस पढ़ रहा होता है बच्चा, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री में चले जाता है, स्पेशलाइजेशन पे आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पे 10वीं क्लास से जब वो 11वीं क्लास में आता है, तो ये मान के नहीं चलना चाहिए माँ बाप को कि मेरे बच्चे ने 90+ मार्क्स ले लिए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकता है, इसलिए उसको साइंस हम दे दें। तो मेरे विचार से वहाँ पर उसको दिक्कत आती है जहाँ पे उसका इंटरेस्ट लेवल दूसरे विषय में होता है और साइंस और मैथ्स में उसको कम होता है। साइंस और केमिस्ट्री के अंदर साइंस की तरफ रुझान कम होता है। अगर उसका मैथमेटिकल अप्रोच है तो वो फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेगा, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर उसका इंटरेस्ट कई बार लेवल लूज हो जाता है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए बच्चे को एक अपने सीबीएसई के लेवल से थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल लेके ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। जितनी मेहनत वो 10वीं क्लास में उस विषय में कर रहा होता है साइंस में, उससे कहीं ज़्यादा उसको, मैं कहूँगा 3 गुना ज़्यादा मेहनत उसको 11वीं और 12वीं में समझने के लिए करना चाहिए। ये जो गैप है उसको भरने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है। जो 11वीं क्लास में वो अगर पूरा कर लेता है तो 12वीं क्लास में पहुँचते पहुँचते वो अपने आप को इतनी तरीके से तैयार कर लेता है जिसमें वो इन सबको तैयारी कर ले। फिर उसको 12वीं क्लास के बाद अपने फ्यूचर का ध्यान रखना होता है, तो उसकी तैयारी भी वो साथ साथ कर रहा होता है। तो इसलिए बच्चे को थोड़ा सा घबराहट यहाँ पे पैदा होती है कि मैं क्या कितने समय पे, क्या अगर टाइम टेबल उसका प्रॉपर नहीं होगा, टाइम टेबल टाइम मैनेजमेंट वो प्रॉपर नहीं रखेगा, तो ऑब्वियसली वो जितनी भी मेहनत करे तो उसकी मेहनत वो विफल हो जाती है, वो सफल नहीं हो पाता। तो सफलता का सबसे बड़ा रहस्य मैं 11वीं और 12वीं साइंस के विद्यार्थियों के लिए यही कहूँगा कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बनाएं, और उस टाइम मैनेजमेंट को बनाते हुए स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें, तभी आपको सफलता की कुंजी मिल पाएगी। जी। सर,
हम हमेशा आपसे गुरु ज्ञान लेते हैं दोनों मतलब हर सब्जेक्ट के लिए। इस बार मैं सबसे पहले गुरु ज्ञान ही लेना चाहूँगी कि दोनों सब्जेक्ट में बच्चों को आप क्या गुरु ज्ञान देंगे जिनसे उनका जो दिमाग में है वो इंटरेस्ट पैदा हो दोनों सब्जेक्ट को लेकर। मैं जैसा हर विषय के बारे में ये कहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को अपना गुरु किताब मान के चलें, ग्रंथ मान के चलें विषय के। उस किताब को पढ़ते वक्त, एक एक लाइन को पढ़ते वक्त, एक एक वर्ड को पढ़ते वक्त, एक एक कॉमा और डॉट को पढ़ते वक्त, सेंटेंस को पढ़ते वक्त, उसी में से वो प्रश्न निकालने का प्रयत्न करें। जब बच्चा सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को खुद ही सॉल्व करना शुरू कर देगा, जब बच्चा पैराग्राफ पढ़ के उसी में से प्रश्नों को तैयारी करनी शुरू कर देगा, प्रश्न को निकालना शुरू कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली उस विषय के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाएगा। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का कोई भी प्रश्न, कोई भी किताब या कोई भी कोना वो ना छोड़े, उस किताब को वो इस तरीके से पढ़ ले, इस तरह से मंथन कर ले, इस तरह से समझ ले, जो विषय में उसको दिक्कत है उसका वो अपने टीचर से कंसल्ट करे, उसके बारे में तब वो ज़्यादा जानकारी ले। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से उसका सफलता नहीं मिलेगी। सिर्फ वो अगर वो एनसीईआरटी पे पूरा फोकस, जो उसके डॉट और कॉमा और फुल स्टॉप में जैसा कह रहा हूँ, और जितने भी प्रश्न उसके लास्ट में दिए हुए हैं, अगर उन प्रश्नों पे सब पे ध्यान रखेगा तो ऑब्वियसली उसके नंबर भी अच्छे आएंगे, उसका तैयारी भी होगी, और वो दोनों विषयों को बहुत आसानी तरीके से, ना केवल सीबीएसई बल्कि जेई नेट एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसको किसी भी जगह कहीं पर भी किसी तरीके से कोई भी समस्या नहीं आने वाली। जी सर, जैसे हम जानते हैं जो 2020 रहा है वो हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा है, और सर अब जैसे 2021 आया, पेपर आ गए सर, कहीं ना कहीं बच्चों की जो तैयारी है वो नहीं हो पाई है। अब जो टाइम जो मिल रहा है बच्चों को सिर्फ रिवीजन करने का मिल रहा है, तो कैसे बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट में रिवीजन करें जो उनकी जो रिवीजन है वो पूरी भी हो जाए और उनका जो पेपर आने वाला है उसमें भी वो बिल्कुल बहुत अच्छे से उस पेपर को कर पाए। देखिए, इस विषय पे मैं ये कहूँगा कि बच्चे सबसे पहले अपने टाइम टेबल के हिसाब से ये सबसे पहले सारे प्रश्नों को, सारे विषयों को लिख लें। लिखने के बाद वो अपनी समस्याओं को नोट डाउन कर लें कि उन टॉपिक्स पे उसको समस्या कहाँ पे आ रही है। जिस टॉपिक पे उसको जहाँ पे समस्या आ रही है उस टॉपिक पे इस समय पूरा टाइम है, वो अपने कंसर्न टीचर से कंसल्ट करे, स्कूल में आए और उस टॉपिक को ध्यान दे। समस्या मुझे कहाँ पे आएगी उस बच्चे को, जहाँ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस के अंदर कई बार क्या होता है, बच्चा शाई होता है, कंफर्ट जोन पे होता है और वो उस बात को ध्यान नहीं रख पाता। अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर आके उसने शाई नेचर से ख़त्म करके अगर वो टीचर से प्रश्न कर रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको सीख पाएगा। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल के अंदर हर टीचर्स ने, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं, सभी टीचरों ने हर चीज़ को ब्लैक बोर्ड के कई रूप बनाए। कई लोगों ने, आपने देखा होगा, मोबाइल को हैंग करके ब्लैक बोर्ड पे, ग्लास पे लिख के और कॉपी पे लिख के, स्क्रीन लगा के, हर ने अपनी टेक्नोलॉजी को नई तरीके से इन्वेंट किया। सब ने अपने अपने हिसाब से जुगाड़ भी बनाने की कोशिश की और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल को जुगाड़ के रूप में भी इस्तेमाल किया। तो इस जुगाड़पन के अंदर बच्चे ने कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल पार्ट्स को जहां लूज किया है, उसके लिए वो आए, अपने टीचर से कंसल्ट करे, उसकी तैयारी करे और उन समस्याओं में जहां पे वो लैक कर रहा है, जिस टॉपिक में वो उसको समस्या दिख रही है, बहुत समय है, इस समय वो करे। क्योंकि प्रैक्टिकल उसने प्रैक्टिकली हाथों से नहीं किया कई विषयों में, तो वो आए अब लैब के अंदर वो प्रैक्टिकल करे तो उसको समझ आएगा कि वो क्या और किस लिए वो फॉर्मूले पढ़ रहा था, वो क्या चीज़ थी। तो अब प्रैक्टिकल करने का भी समय आ चुका है, वो लैब में आए, प्रैक्टिकल करे और उस प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करें और टीचर से संपर्क करें अपने। जी, डॉक्टर सीवी मिश्रा जी से हमारी बात यूं ही जारी रहेगी। चलते हैं अभी एक छोटे से ब्रेक पर। माय मेंटोर के प्रायोजक हैं आपका अपना यूनिफॉर्म वाला आपकी पहचान। पहनावा के प्रायोजक हैं इंपीरियर वेडिंग, एक्सोटिक कार्ड, प्राइमा केयर फाउंडेशन। किचन से चली खुशबू स्वाद की, मेरी जान, तूने तो दाल मखनी चपनी जान पा दी। ए राजमा भी तो चखो जी। ओ बोटी, चन्नू चाट मसाला तो ले आ, उसके बिना तो खाना अधूरा है जी। चना मसाला हो या शाही पनीर मसाला, अपने देश का मसाला है जी। अपना देश अपने मसाले, भारत मसाले, भारत ब्रांड मसाले, दिल्ली। कुशल गृहिणियों की पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए दोबारा चलते हैं, बात करते हैं डॉक्टर सीवी मिश्रा जी से। हम लोग बात कर रहे हैं 12th क्लास के फिजिक्स
और केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। सर अब मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं इसमें जो बुक्स हैं उसमें चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स में बच्चों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी? देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जहाँ पे बच्चों को समस्या लगती होगी। सिर्फ उन विषयों पे समस्या आती होगी जहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा होगा, जहाँ पे वो फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन समझ नहीं पा रहा होगा, जहाँ पे वो फॉर्मूले की क्रिएटिविटी को समझ नहीं पा रहा होगा। तो जब फॉर्मूले की क्रिएटिविटी अगर वो पढ़ के उसको निकाल लेगा, समझ लेगा, तो ऑटोमेटिकली सारे विषय जितने भी लेसन फिजिक्स में हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके केमिस्ट्री में हैं, वो सब समझ आएंगे। तो प्रैक्टिकल ना करने की वजह से और थ्योरी सिर्फ पढ़ने से बच्चे को साइंस समझ नहीं आती, क्योंकि साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के दोनों प्रैक्टिकल जब तक बच्चा नहीं करता तो उसके रूपरेखा को नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करने के बाद जो विषयों के अंदर उसको समस्या आएगी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो आए, अपने टीचरों से कंसल्ट करे और उसके बारे में जानकारी ले। तो मैं कहूँगा कि बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना शुरू करे। जिस टॉपिक में इसको समस्या आ रही है, समस्या कहाँ आएगी? सिर्फ प्रैक्टिकल में, जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहा होगा, जहाँ पे फॉर्मूले का उसको तरीका नहीं समझ आ पा रहा है, क्यों बना, कैसे बना, किधर है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको ले पाएगा। जी सर, जैसे अभी आपने हमसे बात करी प्रैक्टिकल की, हम प्रैक्टिकल के बारे में ही जानना चाहेंगे। बच्चे कैसे प्रैक्टिकल की तैयारी करें और कितने नंबर का प्रैक्टिकल जो इस बार आने वाला है, बच्चों को जो प्रैक्टिकल है वो काफ़ी आसानी मिल जाती है सर पेपर में, तो कैसे वो तैयारी करें प्रैक्टिकल की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा सही करूं कि प्रैक्टिकल में नंबर ज़रूर अच्छे आते हैं। प्रैक्टिकल में मार्क्स आसानी से नहीं आ सकते अगर बच्चे उसकी तैयारी ना करें। प्रैक्टिकल का मकसद ये है उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज की एबिलिटी को चेक करने के लिए। तो बच्चे इस समय मेरे जो कोरोना काल के अंदर जैसा कि सीबीएसई ने कुछ पोर्शन को रिड्यूस किया है, उस पोर्शन को जो इतना रिड्यूस किया उसके बेसिस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो रहे हैं। और इस समय स्कूल हर पूरे देश में स्कूल खुले हुए हैं जिसमें प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए टीचर फोर्स भी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर बच्चे को लैब में आएँ, उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तैयारी करें, उसको रिटर्न करें, कॉपी को चेक करें, अपनी रीडिंग्स लें और उस रीडिंग के बेसिस पे उस कॉपी को तैयार करके अपने टीचर से कंसल्ट करके कॉपी को पूरा करें। उन्हीं प्रैक्टिकल में से जिन्होंने जितना मार्क्स का जितने भी प्रैक्टिकल्स उन्होंने कॉपी में किए हैं, जितने प्रैक्टिकल उनके टीचरों ने कराए हैं, उन्हीं प्रैक्टिकल में से आपके प्रैक्टिकल्स होंगे भी। जैसा कि प्रैक्टिकल की लगभग डेट शीट भी निकल चुकी है कि 1 मार्च से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहे हैं। तो टीचर्स के पास टीचर्स के इंसुलेटर और एक्सटर्नल और ऑब्जर्वर सबकी लिस्ट बन चुकी है, लगभग वो भी सर्कुलेट हो रही है, सारे स्कूलों के अंदर मिल रही होंगी और उसके बेसिस पे वो तैयारी करे। ये मान के चले जिस समय उसका प्रैक्टिकल है वो अपना लैब कोट को, प्रिकॉशंस को लेके, कोविड को गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो प्रैक्टिकल्स की तैयारी करे और साथ साथ उन्हीं प्रैक्टिकल्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करे जो उसको विद्यालय के अंदर कराए गए हैं। और लैब कोट को, जैसा मैंने कहा, लैब कोट इसलिए कहा कि वहाँ पे जाते वक्त उसको लैब कोट भी पहनना है, मास्क भी पहनना है, सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन। तो इस बार जो बैच बनाए जाएंगे वो 25-25 के बैच बनाए जाएंगे और जैसा कि सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस में भी लिखा है, तो बच्चा उन गाइडलाइंस को ध्यान रखे, अपने टीचर से कंसल्ट करे। मुझे लगता है 30 नंबर के जो प्रैक्टिकल, 70 और 30 दोनों में ही है, और 30 नंबर के प्रैक्टिकल में बच्चा अपना बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएगा, समझ भी पाएगा और इसके बेसिस पे उसका थ्योरी बहुत अच्छा हो पाएगा। जी सर, थ्योरी की जब हम लोग बात कर ही रहे हैं तो मैं ये जानना चाहूँगी कि बच्चे दोनों सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी बुक्स को इस्तेमाल करें जो उनकी थ्योरी है वो भी बेटर हो पाए। देखिए, मैंने जैसा पहला कहा कि पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि एनसीईआरटी को ही वो ग्रंथ मान के चले। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर वो एनसीईआरटी में से पढ़ लेता है तो सबसे पहले तो वो एनसीईआरटी को लेके चले। इसके बाद केंद्रीय विद्यालय का लिटरेचर बनाया हुआ कि स्टडी मटेरियल बना हुआ है, इसके नवोदय विद्यालय इसका स्टडी मटेरियल बना हुआ है, दिल्ली सरकार ने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री का अपना स्टडी मटेरियल बनाया। ये सारे स्टडी मटेरियल इतने डिटेल और एक्सपीरियंस टीचर्स के द्वारा बनाया गया है जिसके माध्यम से वो अगर वो पूरे एक एक शब्दों को पढ़ ले तो उसका पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, तो उसको बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से वो एनसीईआरटी और इन स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स को ध्यान से पूरा कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको और किसी भी पुस्तक की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, खास तौर से सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। जी सर, आखिर में मैं बच्चों की फ्यूचर की हमेशा हम लोग जैसे बात करते हैं सर, जेईई और नेट का जो एग्ज़ाम है, बच्चे अगर दोनों सब्जेक्ट्स से पास कर लेते हैं तो वो इन सब्जेक्ट्स के बारे में भी
पेपर दे सकते हैं इनके भी, तो उसकी तैयारी के बारे में भी जानना चाहूँगी कि बच्चे क्या ध्यान में रख के इन दोनों जो पेपर हैं उनकी तैयारी करें। देखिए, जेई और नेट के एग्जामिनेशन की, जेई का तो एग्जामिनेशन अभी बच्चे पूरी तैयारी से कर रहे हैं क्योंकि अभी आने वाला एग्ज़ाम और नेट का बाद में होना है। ये दोनों विषय एनसीईआरटी के बेस पे ही बनते हैं। जैसे सीबीएसई ने कहा कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो पेपर बनाती है, जो पेपर का बनाने का काम करती है, वो उसमें सिंपल सा लिखती है कि हम इसको एनसीईआरटी के बेस्ड को लेके चलेंगे। बेस का मतलब ये हो गया कि उसी के आधारित पे सवाल पूछे जाएंगे। तो बच्चे ने अगर सीबीएसई की तैयारी बहुत डीपली कर ली तो वो उसको यहाँ पे समस्या नहीं आएगी। अब सीबीएसई के पेपर में और जेई नेट के पेपर में प्रॉब्लम कहाँ पे है? सीबीएसई के पेपर में थ्योरी का पेपर है, वहाँ पे उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कम है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर उसके मल्टीपल चॉइस के अंदर भी चॉइस थोड़ी सी दूसरे फॉर्मेशन पे है। लेकिन जेई की एग्जामिनेशन में या नीट के एग्जामिनेशन में उसके चॉइस चारों के चारों एक जैसी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो वहाँ पर बच्चा पहले फाइंड आउट करे कि कौन से आंसर को, क्योंकि छोटी सी भी गलती उसको एक जैसे आंसर लिखेंगे तो वहाँ पे छोटी सी भी चूक से उसके प्रश्न के उत्तर गलत हो जाते हैं। वहाँ सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहाँ स्कोर ज़्यादा अच्छा कर सकता है अगर वो डिटेल में पढ़ाई और डिटेल में उसको देख के चल रहा हो। जेई और नेट का एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी एनसीईआरटी के बेस पे ही करे, नंबर 1। नंबर 2, जेई और नेट की एग्जामिनेशन की तैयारी करते वक्त ये जरूर सोचे, जैसे कि कोई भी उसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया तो वो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते वक्त उसके जो 4 सोल्यूशन बनाए तो ये सोचिए चारों सोल्यूशन का क्यों हो सकता है, किस लिए है। तो एक छोटे से गलती होने की वजह से वो आंसर गलत हो जाता है और वो चारों स्टेप उसी से रिलेटेड होते हैं। तो बच्चे को ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं लेके चलना चाहिए। वो शॉर्टकट मेथड को जरूर समझे, लेकिन वो सीबीएसई की पेपर की जब तैयारी करेगा तो शॉर्टकट अप्रोच को भी इस्तेमाल करे, तब वो उस बेसिस पे जेई और नेट का एग्जामिनेशन भी बड़ी आसानी से पास कर सकता है। जी, थैंक यू सो मच। तो हमने जाना डॉक्टर सीबी मिश्रा जी से 12th के बच्चे कैसे करें फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर की तैयारी। बने रहिए आप MMPB आवाज़ के साथ।